तो आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग AIB 18 के पर्पस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है तो एक नज़र से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता? तो ये कहा है सी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के वाद में। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के वाद में धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता? तो कौन से केस में यह कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। क्योंकि IPC की धारा 100 के अधीन बलात्संग, व्यभिचार तथा अपहरण करने के आशय से किए गए हमले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, जबकि सदोष परिरोध करने के आशय से किए गए हमले में मृत्यु कारित करने तक तभी होता है जब छुड़वाने हेतु लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी सदोष अवरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आ ने अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बा को उसके पति आ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। आ अपनी अनिच्छा पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई सा ने आ पर चाकू से एक प्रहार किया जिससे आ की मृत्यु हो गई। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सा को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सा का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के पैरा 5 द्वारा संरक्षित है, अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह अधिकार किसी के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा का अधिकार किसी के विरुद्ध बिना परिस्थिति एवं उम्र का विचार किए सभी को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 101, क्योंकि IPC की धारा 100 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है, जबकि धारा 101 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है, जबकि 103 IPC की धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है, और IPC की धारा 99 में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भागिक फलन गठित नहीं करेगा? तो इसमें आपको बताना, ए ऑप्शन आधिपत्य का परिधान, बी ऑप्शन है अनुबंध के अनुपालन में किया गया कार्य, सी ऑप्शन ऐसा असंदिग्ध कार्य जो अभिव्यक्ति से अन्य संविदा से संदर्भित किया जाने योग्य ना हो, और डी ऑप्शन कार्य जो अनुबंध के परिचायक हो और पूर्ववर्ती हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। और आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई एडवाइस है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। कल आपका एग्ज़ाम है, मैंने कोशिश की है कि आपके कम से कम 2-1 क्वेश्चन तो ज़रूर फंस जाएं, फिर भी आप रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का के अंतर्गत भागिक फलन के सिद्धांत में कोई ऐसा असंदिग्ध कार्य जो अभिकथित से अन्य संविदा से संदर्भित किए जाने योग्य हो ना हो शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का में दिया गया भागिक फलन का सिद्धांत है। तो इसमें कथन दिए गए हैं, कथन 1 कानूनी अधिकार, कथन 2 है सम्यक अधिकार, कथन 3 है बचाव में उपलब्ध होता है। अब आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है।
क्योंकि मियाँ पीर बख्श के बाद में प्रिवी काउंसिल और मानक लाल मनसुख भाई बनाम होरमस जी जसमेत जी 1950 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 53 का में भागिक फलन को जिस सिद्धांत का प्रावधान किया गया है वह संविधिक की उपज है, ना कि सम्या की। अतः धारा 53 के का प्रतिवादी आंतरिक के लिए किसी स्वतः सृजन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागिक फलन का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर, मौखिक संविदाओं पर, खड़ी इमारती लकड़ी पर, यदि संविदा के विषय वस्तु घास है तो। क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 का के अनुसार भागिक फलन का सिद्धांत स्थावर संपत्ति को प्रतिलार्थ आंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध संविदा है। अतः भागिक फलन का सिद्धांत मौखिक संविदाओं तथा खड़ी इमारती लकड़ी एवं संविदा की विषय वस्तु घास पर लागू नहीं होता, क्योंकि घास एवं कुछ दशाओं में खड़ी इमारती लकड़ी चल संपत्ति है, जबकि भागिक फलन के सिद्धांत की विषय वस्तु अचल संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भागिक फलन के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन अग्र निर्णय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली। मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली का वाद भागिक फलन के सिद्धांत पर अग्र निर्णय संबंधित है। इसमें भागिक फलन की अनिश्चितता को दूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा वाद आंशिक अनुपालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हजारा। राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हजारा AIR 1967 का वाद धारा 40 से संबंधित है। अन्य सभी वाद आंशिक भागिक अनुपालन भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आरिफ बनाम यदुनाथ का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है भागिक फलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, प्रमोद कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड का वाद किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सी, भागिक फलन का सिद्धांत। प्रमोद कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड का वाद धारा 53 का भागिक फलन का सिद्धांत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यह धारा प्रतिवादी आंतरिक के लिए किसी स्वात्व हक का सृजन नहीं करती, अपितु उसे अपने कब्जे को बचाने के लिए अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन विक्रय अंतरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामित्व का, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय की परिभाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में क्या विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है। नहीं का ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा डी, कीमत का नगद भुगतान, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 54 के अनुसार ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि कीमत का नगद भुगतान विक्रय के संव्यवहार का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कुछ जो दी जा चुकी है, जिसके देने का वचन दिया गया है, जिसका कोई भाग दे दिया गया है एवं कोई भाग देने का वचन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार अचल संपत्ति का विक्रय संविदा है जो, ए ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एक संविदा है जिसमें संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुए निबंधों पर होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय करने का तरीका या विक्रय संविदा के बारे में बताया गया है। धारा 54 के अनुसार विक्रय संविदा वह संविदा है कि स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए शर्तों पर होगा। विक्रय संविदा संपत्ति स्वतः कोई स्वात्व भार या हित का सृजन नहीं करती।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्या विक्रय अनुबंध क्रेता को स्वायत्त प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं। इच्छुक क्रेता को यह अधिकार है कि वह करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण पत्र कर ले। नेक्स्ट, क्योंकि धारा 54 में विक्रय को परिभाषित किया गया है, यह धारा केवल अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय द्वारा अंतरण की विषय वस्तु हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्थावर संपत्ति अंतरण अधिनियम के विक्रय द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्र स्थावर संपत्ति के लिए, ये डी काट दिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। और ऊपर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका भी ए है, ठीक है, इसका ए है, हाँ, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए है और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 130। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 129, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसके अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। नेक्स्ट, सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1132 निर्णय में अंतर्ग्रस्त था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय के अवमानना पर सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता के बाद में न्यायालय ने अनुच्छेद 129 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासित न्यायालय अवमानना विधि को अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अधीन युक्त अभी निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है, ऐसा निर्णय किया जाएगा। तो ऐसा निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ। अनुच्छेद 130 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किंतु यह ऐसे मामले या अन्य स्थानों पर बैठक कर सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय पर नियत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत के राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक अधिकार। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय निम्न मामलों में प्रारंभिक अधिकारिता रखता है। नंबर 1, संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 2 संघ और कई राज्य एक ओर तथा एक राज्य दूसरी ओर। और 3 कथन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान, पूर्ण संधि और करार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक एवं एकवर्ती क्षेत्राधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य और संघ के विरुद्ध वाद में, क्योंकि अनुच्छेद 131 में 3 बातें बताई गई हैं। पहला है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, और दूसरा है एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्यों के बीच। तीसरी शर्त है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अंतर्विष्ट है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक एकवर्ती क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक अधिकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर, सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा भेजी गई अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सीमित है सिर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधि के सारवान प्रश्न पर। अनुच्छेद 133 में
133 में उपबंधित है कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल दीवानी मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में तभी हो सकेगी जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर दे कि मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विष्ट है। उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोष मुक्ति को उलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के किसी दंडिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सेना न्यायालय के विरुद्ध के द्वारा दिया गया दंडादेश, क्योंकि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता, क्योंकि अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील संबंधी प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, दंडादेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। यह कहना सही है, आप पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकेगा। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्योंकि अनुच्छेद 136 फर्स्ट के अधीन उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकेगा। ये हो गए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई एडवाइस है तो बिल्कुल दे सकते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, रिलैक्स होइए, पूरी रात आप सोइए आराम से, कल एग्ज़ाम दे दीजिए, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, नमस्कार।